नमस्कार मित्रों। आज के बातों बातों में कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बातों बातों में हमारी अतिथि हैं मित्र प्रदीप जी। वे बम्बई में रहती हैं, आर्टिस्ट हैं और तुलिका आर्ट्स उनकी संस्था है, जिसके अंतर्गत वे लगभग 3 दशक से छोटे बच्चों को चित्रकला का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही हैं और ये कार्य उन्होंने निरंतर किया है। इसके अलावा उनकी सामाजिक प्रतिभागिता बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात उनके साथ जुड़ती है वो ये है कि वे महान गीतकार कवि प्रदीप जी की बेटी हैं। कवि प्रदीप जी की गुणी बेटी हैं, जिन्होंने अपने पिता के यश को, पिता की उपलब्धियों को, पिता की महानता को उनके बाद भी लगातार प्रकाश में रखा। यद्यपि वे स्वयं ऐसे थे कवि प्रदीप कि जिनकी महानता को प्रकाश पे बने रहने के लिए अलग से कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं थी, पर फिर भी एक लायक पुत्री का जो कर्तव्य होता है, लायक बच्चों का जो कर्तव्य होता है, वो उन्होंने निभाया। मैं आप सभी अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पार्वती दत्ता जी, प्रिया शर्मा जी, नंदिता जी। अब ये इष्टेंदर कौन है, उनका नाम इसमें समझ में नहीं आएगा। हर्षवर्धन जी, नंदिता जी, भूमि, जसरेखा जी, शरद अग्निहोत्री जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह हमने उनको भी ये निवेदन किया है कि वे 7:05 पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएंगी और इस बीच 5 मिनट में आप सभी का स्वागत कर लूँगा जो आते जा रहे हैं। ये भी नाम स्पष्ट नहीं होगा। पेशन मंजू जी, आप सभी का स्वागत है। मिथुन जी आ चुकी है तो हम उनको बिना देर किए जोड़ लेते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट उनको इंतज़ार कराने से उचित नहीं होगा। इस बीच प्रीता गडकरी जी भी आ गई, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते मंजू जी। मानसिंह जी, आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार कर रहा हूँ आपको। नमस्ते। आपका ये मोबाइल जो है स्टैंड पर है फिक्स? जी। पर कुछ हिल रहा है, ये तो सेट अब करिए। ठीक है? हाँ, अब ठीक है? ये एकदम ठीक है, एकदम। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बातों बातों में नमस्ते। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब बातों बातों में कार्यक्रम के कुछ भागों में आपकी उपस्थिति रही है, फिर भी जी। औपचारिक रूप से ये बताना अच्छा लगता है कि लगभग 2.5 महीने पहले हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी, जो अचानक से ही बन गई बैठे हुए, जब देश में सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर ये घोषणा हुई कि किसी को भी बाहर नहीं निकलना है और घर रहकर ही सब अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना है। ऐसे में तीव्रता के साथ, क्योंकि हम सब मनुष्यों की एक आदत पड़ गई थी कि हम लोग सामाजिक सरोकारों से बंधे हुए, और जब तक हम लोगों के संपर्क में ना आए तब तक हम लोग की सुबह नहीं होती थी और ना ही शाम पूरी होती थी। तो इस बीच इस तरह का कोई बंधन अगर कोई लगा दे और अनंत काल तक के लिए, जिसकी तुरंत कोई संभावना ना हो, ऐसे में क्या किया जाए। तो उसमें फिर ये रूपक निकला कि इस तरह से हमने एक शुरुआत करी और इस पर लगातार फिर लेखकों, कलाकारों से, संस्कृति कर्मियों से हम बात करते आए। उसी श्रृंखला में आज आपका आना हुआ। अभी आपके आने के पहले यहाँ पर आपके जानने वाले भी काफी लोग आ चुके हैं। जी। आपको उनके नाम दिख रहे होंगे और हमारे साथ। जशरेखा, हाँ नंदिता हाँ और प्रीता गडकरी। हाँ। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, ठीक ठीक है। ठाक। दुर्गा और प्रसाद है, रंजीत गुप्ता है, हम जो नाम पढ़ पा रहे हैं, जी जी कविता, जी जी। श्रद्धा, शारदा सबका है, स्वागत है। बहुत भूम अच्छा लग रहा है, सब आप लोग देख रहे हैं। भूमिका है, नंदिता जी हैं,
और हाँ, जसरेखा जी को तो आपने पहचाना, शारदा अग्निहोत्री जी हैं, कविता जी हैं, जी। हर्षवर्धन हैं, हर्षवर्धन जी नमस्ते। प्रिया शर्मा जी हैं, सुनीता सिंह हैं जी। भोपाल से। इस तरह से इस बीच आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि 2-3 महीने का जो समय, आप, मेरी मतलब पहली जिज्ञासा यही होती है कि इस पूरे समय को आपने कैसे व्यतीत किया है और कर रहे हैं। लॉकडाउन ने शुरू में तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस कर दिया कि अब क्या होगा आगे। जी एक जी ऐसा अजीब सा माहौल लग गया कि अब आगे फ्यूचर का कैसे हम लोग जिएंगे, क्या होगा और कितना लंबा चलेगा। जी लेकिन फिर आदत हो गई। कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाए, जी साफ सफाई करते रहे। जी जी घर घर के कोई आ नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था, तो सभी कुछ अकेले करना पड़ रहा था। लेकिन खैर मुझे लगता है सभी को यही पूरा यही माहौल रहा सभी के लिए, तो कोई नया नहीं था। लेकिन ठीक है, अब जो आता है उसको वेलकम करिए। जो हो जाता है सभी का उसी में कुछ ना कुछ एक डेस्टिनी रहती है। जी जी तो मुझे लगता है भगवान ने भी हम हमारे लिए कुछ ऐसा भेजा है, तो वो डेस्टिनी को समझ के हम लोग उसको वेलकम करना चाहिए। जी। अभी नीरजा कपूर जी आई हैं, रोहन भैया की श्रीमती जी, भाभी हमारी। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा, नमस्ते। और और प्रमोद को भी प्रमोद, देख रही हूँ। हाँ, प्रमोद ने आपको आते ही नमस्कार कर लिया। हाँ ठीक है। है ना? और अच्छा, लाइट ठीक आ रही है क्या? हाँ हाँ, रेशमा मतलब जो हाँ ठीक है, रेशमा जी भी हैं, आपकी पहचान में संभवतः। हाँ, मैं भी कई लोगों को नहीं जानती हैं, लेकिन ये विनय उपाध्याय जी कुछ। हैं। विनय जी नमस्ते। हाँ, अभी आधा घंटे पहले विनय जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा। आपकी ही बात कर रहे थे, किस तरह से आपकी उनकी मुलाकात हुई थी। जी जी जी। तो बहुत साल बीत गए। हाँ, लगता जी। ऐसे ही है, क्योंकि हर हाँ बार हाँ, मुलाकात आधी अधूरी होती है और लगता है कि कुछ तो बात ही नहीं हुई, कुछ मिले ही नहीं। सही बात है। इसमें एक तो ये भी है, जैसे आपने कहा ना कि घर बहुत सारे काम जो घर, सतीश दवे जी हैं उज्जैन से, देखिए हमारे हाँ, नमस्ते सतीश जी। हमारे ये आदरणीय सब हैं। हमारे भाई हैं। हर्षवर्धन जी हमारे भाई हैं, सतीश भाई हमारे भाई हैं। सब हाँ हमारे हमारे भाई हैं। जी जी जी। जी। तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा नमस्ते। है कि आप यहाँ पर हम सबसे बात कर रही हैं, और जी सभी से आपका मिलना हो रहा है। जी। अब बात एक तो ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से घर में रह गए, आपने कहा कि सबने साफ सफाई और अपने घर के काम किए। ये सही बात है कि दैनिक आपाधापी में अपने घर के कोने, अपने घर का की अलमारी, टाड़ और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ देख ही नहीं पाते, महीनों नहीं जा पाते, वहाँ क्या रखा होगा या कैसे रखा वही। होगा। तो उन सब की एक बार कद्र हो गई, उनको देख सुन लिया, उनकी भी और मान कई चीजें मिल गई जो बरसों से भूल गए थे जिसको, भूल मान वैसी बनवा, चीजें मिली। पुराने चित्र, पुरानी किताबें, पुरानी स्मृतियाँ बहुत सारे लोगों हाँ। ने इस बीच साझा की, लोगों ने दूर हम्म। दूर से। उज्जैन से एक तो आप आपसे बात करो, आपसे मिलो तो सीधे सीधे मालवा, उज्जैन, बड़नगर और फिर बापू की बात। जी। और हमेशा एक बहुत बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि वो हमारे देश के एक अनमोल रत्न थे, और उन्हीं के देश में हमारा जन्म हुआ, हम ये मानकर मुग्ध होते हैं और अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान करते हैं, पूरी पीढ़ी करती है, बल्कि बाद में हर जो भी पीढ़ी आई, कि जो एक पूरे व्यक्तित्व और आचरण में और जीवनचर्या में एक आदर्श है। जो भारतीय भाषा हिंदी के सेवक हैं, जो हिंदी में श्रेष्ठता के सेवक हैं, हिंदी में उत्कृष्टता की पहचान है, अपने अपनी कर्मण्यता की पहचान है। आपको कैसा लगता है कि आप ऐसे महान पिता की बेटी हैं? सुनील जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब ऐसा कोई व्यक्ति हो अपने परिवार में, अपने जिसके हमारे में खून हो, तो उसमें जी खरा उतरना बहुत जरूरी होता है। जी जी तो ये मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं क्या करूंगी तो मेरा नाम क्या होगा। लेकिन
मेरे पिता का नाम के लिए मुझे वो सोच के हर एक काम करने पड़ते हैं। जी जी तो एक तो ये बात है। दूसरी कि उन्होंने इतना सारा काम किया। जी। हो सकता है वॉल्यूम कम है, नहीं। गाने कम है, लेकिन हर एक गीत, हर एक कविता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कविता, ऐसी लाइन हो, ऐसे शब्द हो जो जी लोगों को छू के नहीं जाए। तो बिल्कुल ये सही। एक बहुत बड़ी सार्थकता है उनके काम की, कि आज भी कवि प्रदीप इतने लोगों को याद आते हैं। तो मेरे बापू हाँ, लेकिन कवि प्रदीप एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, और इतना बड़ा व्यक्तित्व जो है उसके लिए खरा उतरना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये बात सही है। और हम जैसे बड़नगर की तो पहचान, बड़नगर का वो पर्याय है एक तरह से। और कैसे एक यात्रा बड़नगर से शुरू होती है, कैसे बम्बई तक जाती है। अब वो निश्चित रूप से आप उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार और बहुत जीवंत रूप से उनके साथ बनी रही बेटी है, तो आप तो सब कुछ जानती हैं। तो उनकी उस जी यात्रा को थोड़ा सा हम आपसे सुनना चाहेंगे कि वो बड़नगर से किस वक्त बम्बई आए थे, और कैसे वो जो हम भारतीय सिनेमा उस समय आज़ादी के आसपास का जो पूरा समय था, वो तो आज़ादी के पहले मुझे लगता है कि वहाँ चले गए थे बॉम्बे। और जी उस वक्त जो सिनेमा बन रहा था वो लगभग साहसी लोग बना रहे थे, जो अंग्रेजों से लड़ भी रहे थे अपने सिनेमा में उस तरह का हम्म मैसेज देकर। जिन जिन सारी मजबूतियों को अंग्रेज तोड़ना चाहता था, उन सारी मजबूतियों के पक्ष में जो सिनेमा काम कर रहा था, उससे जुड़कर किस्मत जैसी फिल्म जो बात आती है, थोड़ा सा हम आपसे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। 39 में आए, 1939 में वो आए थे मुंबई पहली बार, जी और जी फिर कभी वापस नहीं गए। तो जी ये जी। सोचिए कि 39 टू 98 एक हाँ। पूरा उनका जो कर्मस्थली रही मुंबई। जी अ, जब आए तब तो जी आजादी नहीं मिली थी, और जैसे जी। आपने कहा वैसे बहुत ही जो मन से मजबूत लोग थे, हाँ। वैसे ही प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में बनाते थे, और हाँ। ऐसे ही जो कवि और गीतकार जी जी। इसमें ऐसे गीत लिखते थे जिसमें बहुत ही अपने आप को मतलब झोंक देना था हाँ ब्रिटिशरों के हाथों में। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसी गीत, वैसे गाने वो जो प्रदीप जी ने शुरू से ही लिखे। जी वो जी एक तो उनकी बैकग्राउंड है कि जो लखनऊ में, इलाहाबाद में, जी जी। इलाहाबाद और लखनऊ में जो हाँ। उनका एजुकेशन हुआ, हाँ जी, तो शिक्षा। वहां पर, हाँ शिक्षा, जी तो उस वक्त वहां पर एक माहौल ऐसा था आजादी के लिए लड़ाई का। तो उस माहौल में वो बड़े हुए। हम्म। मतलब जो उनका युवा, उनका जो संघर्ष जो युवा का होता है, मन का संघर्ष, जी जी वो जी। वहां से शुरू हुआ। हाँ और हाँ। वो संघर्ष जो मन में था कि क्या करूं देश के लिए, क्या करूं देश के लिए, वो उनका लेखनी में वो आ गया। तो उसी वक्त से जो उनका शुरुआत जो हुई और हम्म। मुंबई आए, तो उनके नसीब अच्छे हैं। वो हमेशा ये कहते थे कि ये मेरी जो तकदीर है, भगवान ने जो मुझे दिया, जी जी वो ऐसा ही सोच के दिया कि तुम्हें ये काम करना है। जी 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 तो ऐसे काम करने के लिए भगवान का जो मौका दिया, जी जी। उससे उन्होंने अपने आप को जो गीतों में, अपनी कविताओं में, और अपने जो मतलब जो शब्द थे, जो संदेश थे, वो उन्होंने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। चल चल रे नौजवान वो ऐसा पहला गीत था जो फिल्म में आया, हाँ। जिसमें उन्होंने आजादी के लिए एक सबसे पहले लोगों को एक गीत ऐसा दिया कि जो लोगों ने अपने आप से वो हाँ, गाना शुरू कर दिया। वो प्रेरित हुए तो एकजुट होने के लिए और देश के हाँ, लिए आगे आने के लिए। हाँ, और वैसे ही लिखते गए। तो सबसे बड़ा तो उनका जो योगदान रहा वो दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हाँ हमारा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हाँ। शुरू हो गई थी भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल। तभी, हाँ, भारत छोड़ो, तो उसी वक्त ये गीत आया। और इस गीत को लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, शायद ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये वापस अ, अविनाश पांडे जी भी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ जी, मैंने तो अ, जी देख। जी, तो बापू ने जो ये लोगों को प्रेरणा दी, वो हाँ आज तक लोग भूल नहीं पा रहे हैं। जी जी। उस वक्त की जो प्रेरणा थी, वो आज भी अगर लोग बोलते हैं कि दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, हाँ तो ये जो एक लाइन है,
तो जी जी हिंदुस्तान हमारा है आज तक। लोगों को ऐसा लगता है, चाहे चाइनीज एग्रेशन हो या पाकिस्तान का हो, या मतलब जो भी, जब भी जो मौका मिलता है। तो जी जी। प्रदीप जी की ये बहुत बड़ी सार्थकता है, ये सही बहुत बात। बड़ी बात है। तो उन्होंने, सॉरी मेरे कान से निकल जा रहा है, लेकिन वो दे। हाँ पर ठीक है। ये ये कार्यक्रम शायद इतना। ज्यादा नेचुरल है। हाँ बहुत अनौपचारिक कार्यक्रम, पानी वानी भी रख लीजिए, मेरे पास भी है। देखिए, ठीक है। ओके। बीच में सो पानी पीना पड़े तो। और शायद ज्यादा लोग जानते हैं कि उस वक्त इस गाने के कारण बापू को ब्रिटिशर्स का समन्स आ गया, हाँ कि उनको उनको पकड़ने के लिए भूमिगत रहना पड़ा उनको था। भूमिगत होना पड़ा। और हाँ वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन कहानी में ये है कि बहुत उनको घर वाले भी परेशान थे, मेरी माँ परेशान थी, हाँ हाँ। सभी लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा। सही बात लेकिन है। किसी ना किसी तरह उसमें से वो निकल गए, और वो दौर भी चला गया। और फिर उन्होंने गीत लिखना और मजबूती से शुरू कर दिया देश के लिए। मैं आपको थोड़ा वापस पीछे ले जाके यहीं पर फिर लाके छोड़ूंगा। आपने जो बताया था कि जो इधर एजुकेशन के लिए वो इलाहाबाद और जो पास के शहरों में गए उत्तर प्रदेश में, तो उस समय कवि सम्मेलनों में भी उन्होंने जाना शुरू कर दिया था ना। सही। कवि सम्मेलन में तो उनकी बड़ी धाक थी, मतलब वो उनका बहुत नाम था बड़ा। जी जी। और उस वक्त के उनके साथ वाले जो थे, उसमें हरिवंश राय बच्चन जी थे, हाँ हाँ निराला जी थे, बड़े हाँ। बड़े नाम थे। हाँ समकालीन तो कवियों वो में जी। समकालीन कवियों में तो वो जी जी एक अलग सा उनका जो लेखनी का स्टाइल अलग था, उनकी कविताएं अलग थी। और जी जब फिल्म में आए तो वो बदल गया। जी जी। ये हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा कवि सम्मेलन का मंच होगा जहाँ इतने महान लोग एक साथ बैठते होंगे। कितनी बड़ी बात है, देखिए वो गोल्डन डेज हाँ हमको तो पता ही नहीं है, लेकिन जो जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने सुना होगा, वो उनके लिए कितनी ये बड़ी उस वक्त की, ये इतने बड़े बड़े कवि एक साथ मंच पे। एक समय, अब जिस तरह से अब कवि सम्मेलनों के मंच में जितनी एक हल्कापन आया, एक चुटकुलेबाजी आई और बहुत अजीब सा सस्ते किस्म का हास्य समावेश हो गया, चुटकुले सब कुछ। तो हम ये ऐसे व्यक्तित्व की उपस्थिति में तो वो गरिमा अलग ही काम करती होगी। एग्जैक्टली exactly। तो और वो उस वक्त के लोग अलग थे ना, मतलब जायंट्स थे, बड़े बड़े, मतलब क्या बताऊं आपको, जायंट्स का मतलब कि अभी सब बौने हो गए हैं। ठीक कहा। हाँ वो उन व्यक्तित्वों में, वैसे ये भी था, आपने एक बार बताया था कि उस वो जो कवि सम्मेलन उस समय हुआ करते थे, उस समय भी आसपास पुलिस लग जाती थी आके वो पकड़ने के लिए, या कि कोई ऐसी बात कर हाँ देंगे। हाँ 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 हाँ, ऐसा भी होता था कि उस वक्त भी, क्योंकि कवि तो अपने उसमें आ जाते थे जोश में। और हाँ फिर उस वक्त तो ब्रिटिशर्स ही अपने दुश्मन थे, तो उनके दुश्मन के खिलाफ जो जंग उसी वक्त उस शुरू हो जाती थी कवि सम्मेलन में। हाँ। तो पुलिस आ जाती थी। वो सब निर्भीक होकर रचना पढ़ते थे, और अ, ललकारने वाली और देश को एकजुट करने वाली जिस जिस तरह की स्थितियों की जरूरत थी उस समय इन सबसे मुकाबला करने के लिए। तो जी आप ये देखिए कि कई बार मतलब कविता की शक्ति का एहसास होता है कि वास्तव में आज वीर रस की कविता लोग इतना गाते हैं और उससे कुछ नहीं होता, लेकिन उस समय की वीर रस की कविता अगर गाई जा रही है तो व्यवस्था को पसीना आ जाता था कि ये क्या होने जा रहा पसीना, हाँ हाँ हाँ। है। और उस वक्त तो सुनने वाले भी थे, वो भी क्वालिटी के सुनने वाले थे। मतलब जो सुनने वाले लोग थे ना, कवि हाँ कवि क्यों अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जी जी सुनने जी वाले भी उतने बढ़िया थे, श्रोता। जी जी। अब वापस हम आप वहीं पर आते हैं, मुंबई में, जहाँ पर ये जो आज़ादी के बाद ये जो सूरत बदली, और अच्छा ये भी देखा है कि उस समय लगातार पौराणिक फिल्मों के बनने का सिलसिला जारी रहता था, जो लगभग 70 के साल तक लगातार बना रहा। उसमें फिर बापू के गीत हमेशा हुआ करते थे। वो धार्मिक प्रार्थनाएं, वंदनाएं और भक्ति गीत, जो मैंने ऐसी बहुत सी फिल्में दिमाग में मेरे आई, और मैंने उनको देखकर पुष्टि की कि वो सब धार्मिक फिल्मों में लगातार लिखते थे और गाते भी थे। एक उनका तो वो उनका उनके उनके जो गाए हुए गीत जो है ना, वैसा कोई नहीं गा सकता, मैं आपको बताऊं। जो अंदर से हृदय से गाते थे। और पिंकी दलाल भी आपने साथ आ गई हैं, पिंकी जी बहुत बड़ी राइटर हैं।
जी जी गुजराती बड़ी एडिटर भी है यहाँ की, जी बम्बई की। जी जी। नमस्ते। सो दिल से हृदय से गाते थे। कोई उनका फॉर्मल, उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। हाँ उनकी जो ट्रेनिंग थी वो कोई गाने में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनका जो थ्रो, मतलब जो गाने का शब्द, शब्द के ऊपर जोर, और जो हृदय से निकला हुआ जो संदेश, इसके लिए वो एक अलग उनकी आवाज है। कोई लाख करे चतुराई, पिंजरे हाँ के पंछीरे, हाँ कोई भी गीत ले लीजिए उनका गाया हुआ। और ये कोई बड़ी फिल्में नहीं थी, जैसे आपने कहा वो छोटी छोटी माइथोलॉजिकल फिल्म्स थी, लेकिन गीत जो है वो ये नहीं पता लोगों को कौन सी फिल्म का है, हाँ लेकिन वो जो गीत गीत जो जितने भी हैं उनके, वो आज भी इतने ही पॉपुलर है। कई लोग मिल जाते हैं मुझे जो बोलते हैं कि आज भी हमारे पास कवि प्रदीप जी के गीत जो है वो हम सुबह सुनते हैं, हाँ हाँ उनके गाए बिल्कुल। हुए। वो मैं अभी देख रहा था, वो देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान। अब ये ये गाना किस समय लिखा गया है, किस समय गाया जा रहा है। हम आज आज को देखकर कहते हैं कि संसार की हालत क्या हो गई है, लेकिन ये उस कालखंड में भी था। अजीत पर वो गाना फिल्माया गया था, रेल में हो रहा है, एक बच्चा साथ में बैठा है, सही। कुछ लोग गा रहे जी। हैं। तो मंच पर भी उनकी वो कविता गाकर ही सुनाते होंगे निश्चित रूप से, हाँ हाँ, है यस। ना। वो जो तो गाकर सुनाते थे। उनका जो गेय पक्ष है वो बहुत सबल और प्रबल था। उस वजह से उनको कहीं भी कॉन्फिडेंस था, चाहे वो मंच पर गा दें या फिल्म के लिए रिकॉर्ड करा दें। हाँ, वो एग्जैक्टली। वहां तो फिर बाकी संयोजन तो संगीतकार और अरेंजर के हाथ में होता है, लेकिन उनको उनके परफेक्शन के लिए कहीं कोई कहने की बात ही नहीं है। हाँ, और कई बार म्यूजिक डायरेक्टर उन पे छोड़ ही देते थे जी कि जी आपने जी। जो ट्यून बनाया वही ठीक है। तो वो उसमें भी बीच में वो नहीं आते थे कि हाँ जो हाँ प्रदीप जी ने ट्यून बना दिया वो खुद गा रहे हैं, तो बीच में कोई उसमें वो नहीं करते थे कि आप बदलिए, चेंज करिए, ऐसा नहीं। हाँ। अरे आपसे बातचीत में उनका भी जिक्र होता था, शशिधर मुखर्जी जो पूरा परिवार था, जो उनका जी। कौन सी संस्था थी, फिल्मिस्तान, फिल्मालय। फिल्मालय, हाँ फिल्म, हाँ, नहीं, फिल्मिस्तान भी था, बॉम्बे टॉकीज से शुरू हुआ था। हाँ 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 बॉम्बे टॉकीज से उनका हाँ। साथ शुरू हुआ, अच्छा अच्छा। एस मुखर्जी का। एस मुखर्जी, शशिधर मुखर्जी तब जी। तब तब हाँ, तब वो देविका रानी और हिमांशु रॉय के साथ काम करते थे। जी जी जी। उसके बाद में फिल्मिस्तान बना। हाँ हाँ फिल्मिस्तान के बाद में फिल्मालय बना, लेकिन वो एक उनका इतना प्रेम और संबंध प्रोड्यूसर और राइटर का नहीं रहा, एक परिवार का रहा। और आज भी वो परिवार के साथ हमारा उतना ही प्रेम और वो संबंध शुरू है, मतलब चल रहा है। हाँ। नहीं वो है, उसी समय से जो एक एक संबंध और रिश्ता बना। लता जी जिस तरह से उनको अपने बिल्कुल भाई भाई मानती थी, उनका एक अपना आत्मीय लगाव रहता था हमेशा, जी। और सबका आना जाना। अशोक कुमार जी, पूरा परिवार जैसे था। आपका नाम मितुल किस तरह रखा गया, अ, इस पे भी कोई कहानी है? मितुल इसलिए रखा गया कि एक बंगालियों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा मेरे माता पिता पे। क्यों? हाँ क्योंकि जब बापू आए 39 में, तब जी जी। हिमांशु रॉय, हाँ एस मुखर्जी, और जितने भी वहां पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे ज्यादातर बंगाली थे। जी जी। तो बंगाल का एक बहुत प्रभाव बापू पे रहा। तो जब मेरा जन्म हुआ तब उन्होंने एक मितुल नाग करके एक महिला थी, जो एक आर्टिस्ट थी। अच्छा अच्छा। तो उनके नाम से कि इन्होंने कहा कि मितुल नाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये डाक नाम है। डाक नाम मतलब पेट नेम। मितुल हाँ। एक पूरा नाम नहीं है। एक जैसे बेटी बेटी को बुलाते हैं, हम्म जैसे, है ना, डाक नाम। तो लेकिन बापू को बहुत अच्छा लगा, मेरी माँ को भी बहुत अच्छा लगा, हम्म। तो दोनों ने फिर ये मितुल नाम रख दिया। लेकिन ये वही इन्फ्लुएंस है बंगाल का। हाँ वही मुझे लगा, क्योंकि इतना सब हाँ मुखर्जी परिवार, गांगुली परिवार सबके साथ रहते हाँ थे, उस हाँ पूरे कल्चर को। और वे स्वयं भी बिल्कुल धोती कमीज पहनते थे। हाँ। आप परिवार में सुनीता बुद्धिराजा जी भी हैं, बहुत बड़ी क्रिटिक हैं दिल्ली से। अच्छा। हाँ, पुकारने वो का नाम, सही बात है, डाक नाम। तो करेक्ट। वो भी जुड़ी है। तो हाँ। ये एक पूरी जर्नी आप परिवार में
छोटी बहन थी, बड़ी दीदी आपके साथ थी, आप लगातार पापा के साथ रहती थी, उनके साथ स्टूडियो में जाना या रिकॉर्डिंग्स में जाना वो प्राय आप किया करती थी। किस तरह के तजुर्बे होते थे उस समय? एक तो जैसे इतने पॉपुलर गाने जो होते हैं वो कैसे बनते हैं वो देखने का एक अजीब सा एक आकर्षण था। और जी। उसमें बड़े बड़े गीतकार, आई एम सॉरी, सिंगर्स, गायक, हाँ। मैंने मोहम्मद रफी जी को सुना रिकॉर्डिंग करते हुए, लता दीदी को सुना, आशा दीदी को सुना, महेंद्र कपूर जी को सुना, मुकेश जी को सुना। तो मुझे लगता है मेरा ये बहुत बड़ा भाग्य है कि उनको मैंने वहां पर लाइव रिकॉर्डिंग, और लाइव रिकॉर्डिंग क्या था कि जब एक भी उसमें एक साथ गाते हैं, एक साथ म्यूजिक बजता है, म्यूजिशियंस भी वहीं बैठे हैं, साथ में म्यूजिक बज रहा है, साथ में गाना गा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक वो था, वही सही आर्टिस्ट थे। अभी उसमें तो आप ये, टुकड़े टुकड़े में गाते हैं। हाँ उस समय तो ये था कि एक गीत रिकॉर्ड होना मतलब लगभग एक कथा की तरह सुंदरकांड होना जैसा हाँ था कि वो कंप्लीट जब तक ना हो जाए तब तक हाँ। और गीतकार जो मैं, है। हाँ, गीतकार हैं, संगीतकार। और मैं और दीदी जब भी गए या तो मैं गई तो हाँ। एकदम से डर के चुप बैठते थे कि कहीं आवाज नहीं हो जाए कहीं तो एकदम से चुप होके डर हाँ, के कि कुछ भी आवाज नहीं होनी चाहिए। ये हिदायत होती थी कि आप अब सब लोग चुप हो जाएं, तो उस समय बड़ा हाँ, क्योंकि कठिन है अंदर चुप होना। बैठे हुए हैं। हाँ। तो और बाद में हो गया तब, फिर उनके साथ फोटोग्राफ, ये तो ये सब बहुत अच्छी मेरी सब यादें हैं मेरे साथ। एक हमेशा जो और हाँ, आपका क्या है वो बता दें। हाँ, मैं ये बता रही थी कि अभी तो आपने रिकॉर्डिंग का पूछा, लेकिन ये आपने ये नहीं ये बताऊं कि ज्यादातर प्रदीप जी, मतलब मेरे बापू, कहीं जाते नहीं थे सीटिंग्स के लिए। सीटिंग्स होती थी, जैसे एक गाना हो गया तो उसमें म्यूजिक क्या देना है, कैसे उसका ट्यून वगैरह की सीटिंग्स होती थी, तो वो कई लोग म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर करते थे, प्रोड्यूसर्स के घर करते थे, लेकिन बापू हमेशा अपने घर, मेरे बापू के घर पे करते थे। सभी गायक घर पे आते थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स घर पे आते थे। तो मैं तो जब मेरा जन्म हुआ और उसके बाद में जब मैं चलना शुरू किया तो आशा दीदी बताती हैं अभी भी कि मैं दरवाजे पे आके जोर जोर से ऐसे करूंगी, दादा दादा खोलो 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 दादा। ये लोग परेशान, अंदर वाले सब, अंदर म्यूजिक चल रहा है वो, लेकिन बापू खोलते थे। बापू मुझे अंदर लेते थे, अपनी गोद में बिठाते थे, और फिर सीटिंग चलती थी और तब मैं चुप होती थी। तो ये बचपन से तो ये बचपन से मैंने ये देखा है माहौल। और एक और बात बताऊं कि अपने घर में जो हारमोनियम है, हाँ। वो हारमोनियम, उस पे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और गायकों का हाथ लगा हुआ हाथ है। लगाए। हाँ, मतलब उसी हारमोनियम पे उन्होंने रिहर्सल किए हैं, सिटिंग्स की है, उसी पे गाने बने हैं। ये बहुत, मेरे पास ये बहुत बड़ी चीज है जो इतने सारे लोगों ने उस पे हाथ लगाया हुआ है, हारमोनियम पे। ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं और अपने समय की कालजयी यादगार है। आप महसूस कर सकते हैं कि एक एक वक्त पे कितने सारे गुणी और महान लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और सबका एक रिगार्ड का रिश्ता है, आपस में आदर का रिश्ता। तभी जी। कभी ये सब इतने बड़े बड़े नाम तभी हम देखते हैं कि उस तरह से आपस में जुड़ते हैं। उस समय जो पौराणिक फिल्में बनती थी, जैसे आप, एक तो आपने बताया कि वो कहीं जाते नहीं थे सिटिंग में, हाँ। घर में ही आते थे। एक आपने और भी ये बात की कि वो हमेशा फिल्मी माहौल से दूर रहते थे, खुद भी दूर रहते थे और एकदम। हमको भी, आप लोग को भी उन्होंने, हाँ। उनको ये सब पसंद नहीं था ज्यादा वहां पर हाँ, बैठकों में जाना आना, और ये वो उनका एक अपना संस्कार और एक जीवन शैली थी, तो उसके चलते वो अपना एकांत प्रिय थे और अपने परिवार में खुश रहने वाले। ये बात सही है। हमेशा एक बात देखी मैंने कि हमें कभी भी उन्होंने फिल्म के प्रीमियर्स में जाना है, या वो खुद भी कोई पार्टीज में नहीं जाते थे, और अपने घर भी जो भी आते थे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, तो हमें ऐसा कभी नहीं लगा, हमको वो अट्रैक्शन नहीं लगा कि कोई हमको भी जाने, प्रीमियर में जाना है, क्योंकि प्रीमियर में बड़े बड़े लोग आते हैं, हम्म। बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, तो वो देखने का या वो अट्रैक्शन कभी नहीं हुआ।
तो बापू ने पूरा घर का माहौल एकदम साधारण सादा नॉन फिल्मी रखा। ना खुद जाते थे, ना हमारे घर में कोई पार्टीज होती थी। तो वो पार्टी का माहौल जो है ना फिल्मी लोगों का, वो नहीं हुआ कभी भी। माता जी की भूमिका क्या रहती थी? माता जी की भूमिका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, मुझे लगता है। और बापू भी मानते थे कि वो जो भी बने या जो भी उनका हुआ, मतलब जो कर पाए जी जी जी। काम, वो माता जी के लिए, मेरी माँ के लिए। और वो बहुत स्ट्रांग लेडी थी, बहुत ज्यादा हाँ। मन से। और उन्होंने कभी भी मेरे बापू को टेंशन नहीं दिया। मतलब जो रोजमर्रा का जो प्रॉब्लम्स होते हैं घर के, हाँ। ये खत्म हो गया, ये नहीं है, पैसे कम है, बच्चे का पढ़ाई है, ये है, वो कुछ भी उन्होंने मेरे बापू को कभी भी उसका टेंशन नहीं आने दिया। वो काम करते, बोले आप काम करिए, घर मैं संभालती हूँ। और उन्होंने घर ऐसा संभाला कि मुझे लगता है एक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वुमन ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक सही में एक जोरदार महिला थी मेरी माँ। हाँ। तो अभी उनको 100 वर्ष हो जाएंगे अगले साल। हाँ। और वो, हाँ मतलब अभी आज, अभी अगले साल उनका 100 वर्ष हो जाएंगे, तो मैं अभी याद करती हूँ उनको बहुत प्रेम से। ये सौभाग्य है कि हमको कई बार उनसे मिलने का अवसर भी मिला, उनसे बात करने का। और ये मैंने देखा कि वो बहुत उस तरह से बहुत टफ पर्सनालिटी रही। मैं इस बात की हाँ कल्पना कर सकता हूँ जो अभी हम लोग बात कर रहे थे शुरू में, कि जिस तरह से प्रदीप जी का जीवन और सृजन था, और उस वक्त का जो माहौल था कि पुलिस का नोटिस है या भूमिगत हो जाने के रिस्क है, उस समय तो उस परिवार को संभालने में उनकी एक बड़ी भूमिका। क्योंकि ये हमेशा परिवार में होता है कि मुखिया दरअसल अपना जीवन तय करता है कि वो कैसा होना चाहता है या कैसा उसको होना है, परिस्थितियां क्या उसको बना रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो उसके जोखिम होते हैं वो पूरा परिवार मिल के उठाता है। तो इस ऐसे जोखिमों को खुशी खुशी उठाना और अपने मुखिया और के साथ होना, ये एक बड़ी बात हाँ। अभी हर्षवर्धन जी लिख रहे हैं ना बड़नगर वाली बात। है। हाँ हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि दादा दादी तो हमेशा बड़नगर में रहे, जी जी जी। बापू के माता पिता, मेरे दादा दादी। जी जी तो बड़नगर के साथ जो रिश्ता था, वो बापू से ज्यादा बा ने रखा। जी जी। मेरी माँ ने जो रिश्ता अपने परिवार के साथ, मतलब अपने ससुराल के साथ इतना जोड़ के रखे सबको, हाँ। कि हमेशा बाई, मतलब मेरी दादी कहती थी कि बापू को, कि रामू, तुमसे ज्यादा तो मुझे भद्रा, मुझे अपनी बेटी दिखती है। हम्म। तुम कभी कुछ लिखते नहीं हो, लेकिन ये मुझे हर हफ्ते छोटा सा पोस्ट कार्ड लिखना, वो एक उनका हमेशा का था कि हर हफ्ते एक पोस्ट कार्ड बड़नगर जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। तो ये एक मतलब मेरी माँ ने वो बना के रखा। तो हर्षवर्धन जी, आपको तो पता है, अब सुन रहे हैं आप। बड़नगर में परिवार का पुश्तैनी घर रहा होगा जी जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां आपके दादा दादी रहते रहे। जी। जन्म हुआ उनका गाराखेड़ी में। गाराखेड़ी एक छोटा सा कस्बा था, जी जी जी। और बड़नगर से जुड़ के ही, जहां पर मेरे दादा की एक छोटी सी जमीन थी, वहां वो लोग खेती करते थे। हम्म। तो वहां पर जन्म हुआ। और बाद में बड़नगर में तो खैर घर था ही था। जी जी। तो वो बरसों तक वो घर रहा, जब तक दादा दादी रहे तब तक। हाँ हाँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं विषयांतर कर रहा हूँ, फिर हम बापू की बात करेंगे। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अपने इस घर में बिल्ली और डॉग, है ना, उनको उनको आजकल कुत्ता कहना लोग नाराज जाते हैं। एक बड़ा परिवार बना रखा है, पता नहीं कितनी संख्या है। बहुत बड़ी है। बिल्ली कितनी है? बड़ी संख्या है, 30, 30 30। बिल्लियाँ, 30 बिल्लियाँ, 30 बिल्ली। और वो डॉग अभी 5 है। 5 है। लेकिन इनकी संख्या कभी कितनी सबसे अधिक कितनी कितनी रही है एक समय? 38। अरे 30 और 8। हाँ। अब बताइए। एक आध दो चले गए, उम्र के हाँ हिसाब से।
हाँ हाँ हाँ। हाँ। ये शौक आपको कैसे हुआ, कब से हुआ, और ये कैसे बढ़ता गया इतना? अ, ये ज्यादा ही बढ़ गया है अभी, लेकिन अब फुल स्टॉप है। अब बहुत ज्यादा परिवार बहुत बड़ा हो गया। बापू को भी बहुत इंटरेस्ट था। जी वापस जी। बापू पे आ गए हम लोग। हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ, क्योंकि उनको उनको जानवरों से बहुत प्रेम था, जी जी जी। और पक्षी, पशु पक्षी सबसे। जी जी। तो उनको ऐसा लगता था कि जो भी कोई अगर छोटा सा बच्चा भी अगर आ गया, बिल्ली जी। का, कुत्ते का, हाँ हाँ। हमने कुत्ता बोल दिया, तो हो सकता है कि वो भगवान का स्वरूप जी जी। है ना। तो बोलते थे कि तुम उसको कुछ खाना दे दो, कुछ ये। तो हमारे वहाँ बचपन से, जब मैं छोटी थी ना, 2-3 साल की, जी तब से जी। हमारे घर में कुत्ते बिल्ली हैं। हाँ और हाँ। बाद में बढ़ता गया वो प्रेम। और बापू ने बा ने कभी मना नहीं किया। लोग तो टोकते हैं बच्चे को कि मत लाओ मत लाओ, हमारे घर में गंदा होगा, और हमको ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। तो फिर हम्म। उसमें कोई फुल स्टॉप की बात नहीं थी, वो चलता गया चलता गया। आज इतने सारे हो गए। अच्छा, इसमें ये भी रहा है कि बहुत सारे मुसीबत के मारे आपके यहाँ आ गए किसी किसी तरह से? कोई बीमार थे, किसी हाँ को कोई छोड़ गया था, कोई घायल हो गया था? हाँ। नहीं नहीं, सभी रेस्क्यूड हैं, जितने हाँ भी बच्चे हैं ना। वो कोई भी कोई हम लाए नहीं, स्पेशली नहीं लाए, वो रेस्क्यूड है। मतलब उनको हमने बचाया है। हाँ सभी हाँ बचाए हुए जानवर हैं, मतलब जो भी बच्चे हैं हमारे, कुत्ते बिल्ली, हाँ हाँ। वो बचाए हैं कहीं ना कहीं से। कोई इंजर्ड है, किसी को कुछ लग गया है, कहीं कोई पैर टूटा हुआ है किसी का, किसी के माँ नहीं है, बच्चा एकदम छोटा बच्चा है जो कहीं खा पी नहीं सकता अपने आप से। जी जी जी। वैसे वैसे बच्चे हैं सब। और लेकिन अब तो वो सब परिवार है बड़ा हमारा। जब आते हैं तब तो बहुत छोटे रहते हैं, अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए। और वो सब आपका राजा अनुशासन है घर मानते के। हैं? हाँ, मानते हैं। लेकिन आप। हम ज्यादा उनकी बात मानते हैं। हाँ, नहीं, मैंने देखा है कि वो हल्ला करेंगे तो आपके कहने पे चुप हो जाएंगे, या बहुत देर तक वो हाँ कहीं आवाज नहीं आएगी तो आप उनको याद करोगे तो तुरंत। हाँ, कई चुप कई चुप तो हो जाते हैं। कई कई बार हुआ और कि कुछ बिल्लियां जो कुछ दिनों के लिए अचानक कहीं कहीं चली गई, फिर वो लौट आई। बहुत सारे ऐसे हाँ, कोई कोई रोचक किस्सा। नहीं, पहले तो ऐसा होता था सुनील जी कि आसपास के लोग, कि मैं अगर बिल्डिंग में गई किसी के घर, मतलब कंपाउंड में, तो हाँ लोगों को पता चलता था कि इसकी बिल्ली खो गई है तो ढूंढने के लिए आई है। तो ढूंढना पड़ता था बिल्लियों को। अब नहीं जाती, अब ज्यादा वो ध्यान देती है कि अब मैं, मुझे परेशान ना करें। हाँ, खुद ही लौट आती है अपनी जिम्मेदारी से। दूसरा ये कि मेरा, मैं तो पेंटिंग सिखाती हूँ, हाँ। तो तुली का। क्लास चलता है। हाँ, तुली का आर्ट्स की हाँ कब शुरुआत हुई? ये भी। हाँ, ये 82 में हुई, 1982 में। जी जी बहुत साल बीत गए, जी जी। अभी 40 साल हो जाएंगे। तो ये भी मेरी माँ के लिए हुआ। माँ ने कहा कि हमको कुछ करना चाहिए, हाँ। इतना अच्छा पेंटिंग आता है, सब ड्राइंग आता है तो। लेकिन बापू को वो पसंद नहीं आया शुरू में। हम्म। उनको ऐसा लगा कि लोग क्या कहेंगे कि कवि प्रदीप की बेटी जो है वो अपनी मतलब कुछ कमाई के लिए कुछ काम कर रही है, ये हम्म। क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। तो हम्म। शुरू शुरू में उनको थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन फिर जी माँ ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसको करने दो, और मैं भी उसके साथ हूँ। जी जी। तो धीरे धीरे फिर इतना वो खुश हो गए कि उन्होंने फिर जितने भी आते थे लोग तो बता दे, देखो मैं आपको बताता हूँ मेरी बेटी क्या करती है, देखो उसका पेंटिंग देखो। तो वो खुश होते थे। तो वैसे ही लता दीदी, आशा दीदी भी मेरे क्लास में आके वो पेंटिंग खुद दिखाते थे कि आओ मैं बताता हूँ कितना अच्छा काम होता है। तो जसरेखा जी। 82 में हमने शुरू किया। जसरेखा जी लिख रही है, रात को अगर कोई नहीं लौटा तो तेरे से उसके नाम की पुकार लगती है। यस यस यस। जशरेखा ने देखा। जशरेखा बहन, यू नो इट। तो अ, ये भूमि बोल रही है, और हाँ भी ब्लैकी नाम दे रही है, सब हमारे ये सब मेरे बहन, सब मेरे घर के लोग हैं ये सब, जो जो जानते हैं। अंजलि जोशी हैं, मितुल मैम। हाँ शी बिलीव्स इन नेचर। सो हाँ, ये अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। सो हाँ। खैर, हाँ वो इसीलिए बातचीत रोचक हो गई।
सबकी हाँ सबकी भागीदारी के साथ, क्योंकि उनको कुछ कुछ बातें जो याद आ रही हैं। विनय उपाध्याय जी हमारे हाँ साथी, आप परिचित हैं, बहुत अच्छे लेखक, हाँ संस्कृति कर्मी। वो कह रहे हैं हाँ। कि जिस समय प्रदीप जी का भोपाल में सम्मान हुआ था, तो उस समय ओम प्रकाश चौरसिया जी ने जो वृंदगान किया था, उसमें बोले एक गायक हम भी थे, जो पहला परिचय आपसे हुआ था। हाँ हाँ हाँ। वो 1995। हाँ, ठीक 1900। है विनय जी, याद करके बताइएगा। वो साल था हाँ। और हम गए थे भोपाल, और वो उसी वक्त हम बड़नगर के भी मतलब भोपाल उज्जैन बड़नगर एक बापू का एक दौरा रहा, मतलब एक अच्छा वो माहौल था। और हम्म। बापू गए थे वहां पर बहुत सालों के बाद, मध्य प्रदेश, कई कई सालों के बाद वो भोपाल गए। और भोपाल में इतना प्रेम मिला है, तो मुझे लगता है कि भोपाल मेरे लिए हमेशा एक अट्रैक्शन का स्थल रहा। और आज भी जब मैं जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे वही याद आती है। और विनय जी, आपका वो वृंदगान बड़ा अच्छा था, और बापू खुश भी हुए थे सुन के। उस समय का एक वो बताइए ना, जो कोई कोई लाइन कुछ 19-20 हुई थी, तो तुमने करेक्ट कराई थी। ये बात तो है। अ, और उसमें क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। जी जी जी। और विनय जी और उनका वृंदगान जो चल रहा था, जी जी। उसमें कुछ लाइनें ठीक नहीं गाई, मतलब जो ए मेरे वतन के लोगों जैसे उसको थ्रो करना चाहिए या जिसको जोश से गाना चाहिए, शायद उसमें कहीं पर बापू को लगा कि कुछ कमी है। हम्म। गाया बहुत अच्छा सबने, लेकिन कुछ कमी लगी। हम्म। तो दिग्विजय सिंह अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, हम्म। और तभी बापू को ध्यान आया कि मुझे तो अभी इसको बोलना है कि ये ठीक नहीं है। तो हम्म। उन्होंने उनको रोक लिया हाथ देके। हम्म। और दिग्विजय सिंह भी थोड़े से ऐसे डर के थोड़े हम्म। रुक गए। और बापू ने कहा कि मुझे कुछ कहना है, तो फिर बापू खड़े हुए और उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों कैसे गाते हैं वो सुनाया उस वक्त स्टेज से। यादगार है। यादगार है। जो थे वहां पर मौजूद, अभी मैं पिछली बार भोपाल गई थी, आप भी थे वहां पर, आप ही ने बुलाया था मुझे कार्यक्रम में। तो वहां पर एक कोई भाई मिले मुझे, और मुझे कहा कि जिस दिन हम लोग ये कार्यक्रम में हम लोग मौजूद थे, वो और उनके साथ में कुछ दो चार लोग थे। जी जी। तो उन्होंने कहा मुझसे कि जब बापू ने ये गाना ए मेरे वतन के लोगों गाना शुरू किया, तो कई लोग रोए। हाँ। लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। अब अविनाश पांडे भी थे उसमें, वो उनको भी याद होगा कि कैसे दिग्विजय सिंह को रोक के बापू ने वो गाना गाया, चाहे और पूरा नहीं, कुछ लाइन। हाँ, एक एक बात हम लोग करते थे, वो मतलब वो आपके बताने से हमको ही मालूम पड़ी कि गुस्सा उस्सा करते थे एकदम से, कई बार चीजें गलत होती थी। हाँ तो हाँ हाँ, गुस्सा करते थे। बा उनको कहती थी कि दुर्वासा है। दुर्वासा। और बाका क्या होता था, कभी कभी बापू कुछ भी बोलने शुरू कर देते, किसी पे गुस्सा किया या किसी के ज्यादा ही मजाक किया, तो हाँ बा पीछे होके उनको ऐसे आंख दिखाती थी, हाँ। पीछे से। तो बापू बोलते देखो ये मुझे आंख दिखा रही है पीछे से। तो ऐसे छोटे छोटे मजाक के भी सब किस्से याद आते हैं। एक वो ए मेरे वतन के लोगों का वो गीत लिखना एक बड़ी अजीब सी घटना। वो बताया था कि कहाँ पर उन्होंने पान की दुकान में या कहीं एक कागज की पर्ची पे मुखड़ा लिखा था। ये तो सही बात है। वो उनको ऐसी मतलब वो जब उनको लिखने का या ऐसा कुछ सोच शुरू हो जाती थी ना मन में, कुछ सोचना शुरू हो जाता था, जी जी जी। तो वो जब भी कुछ भी उनको याद आया, रचना सेनगुप्ता भी आ गई हैं, थैंक यू। तो वो उसी वक्त लिखना चाहते थे कि मैं अभी लिख लूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। भूल जाऊंगा बिल्कुल। तो हाँ, अ, अविनाश जी बोल रहे हैं शब्द हाँ। स्वर के से उमेरे थे शब्द। बापू, यस। हाँ। अविनाश यस। जी ने तो पूरी किताब ही संयोजित की है, जो आपने हमको दी हाँ है, हाँ रेयर किताब। हाँ वो अपने आप हाँ। में एक दस्तावेज है अपनी तरह जी का। हाँ। तो उस वक्त वो चल रहे थे वहां पर हम्म। फुटपाथ पे। अब फुटपाथ पे उनको याद आ गया कि ये लाइन बहुत अच्छी है, मैं घर जाऊंगा मैं भूल जाऊंगा, क्या करें। तो आसपास में देखा कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो रोड काफी खाली रहते थे, आज जैसा थोड़ी माहौल था कि बहुत भरे हाँ हुए रोड रहते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा पान वाला है और वहां पर कुछ मिल जाएगा। तो उसके पास चले गए, बोले कि मुझे कुछ लिखने के लिए दे दो। हाँ। पान वाले ने बोला कि भाई मेरे पास कुछ लिखने के लिए तो नहीं है,
आप अगर ये सिगरेट का पैकेट पड़ा है खाली, अगर आप ये ले लें, उस पे आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हम्म, तो फिर आसपास में कोई आदमी खड़ा था, कोई होगा, उनसे उन्होंने ये ले लिया पेन और सिगरेट का वो पैकेट था, और वो माहिम की फुटपाथ, उस पे जाके उन्होंने हाथ में लिख लिया वो गाना के जो बोल। तो ये शुरुआत हुई, जरा याद करो कुर्बानी, जो क्या शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये लाइन थी जो हाँ उन्होंने वहां पर लिखी। और फिर नहीं तो वो भूल जाते थे कि वो क्या था। हाँ हाँ। कई बार बातें बातें हो जाती है आगे चल के, इंसान भूल जाता है। फिर घर आके फिर पूरा गीत बनाऊं। हाँ, फिर घर आके फौरन तो नहीं बना होगा, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स हाँ हाँ, वो वो तो तो काफी। और उनकी कैसी आदत थी कि वो एक अंतरा थोड़ी लिखते थे, वो तो कई 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 लाइनें लिखते थे, और उसी में वो क्या कहते थे कि मैं प्रदीप लेखक, और सामने वाला श्रोता प्रदीप, उसको मैं सामने बिठाता हूँ, और फिर उसको पूछता हूँ कि ये जो है वो सही है ये लाइन या सही नहीं है। हम्म तो ऐसे जब श्रोता प्रदीप सामने बैठ के बोले कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हम्म, हम्म, तब तब जाके वो बोलते थे कि हाँ ये सही अच्छा है। तब बात बनती। मुझे जैसे वो, एक तो वो आप ही ने बताया था, जो मुझे बहुत अलग से बहुत प्रिय था, वो रोमांटिक गीत, क्या, ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या क्या मेरा मेरा प्यार प्यार पसंद पसंद है है। तुम्हें। हेमंत कुमार और नहीं, तलत महमूद और लता मंगेशकर जी ने गाया था। हाँ, स्कूल मास्टर फिल्म थी, और वो भी दक्षिण की फिल्म थी, जो जगदीप। हिंदी में डब होके आई थी, कोई ऐसी। हाँ, और वो जगदीप जगदीप के ऊपर गाया था शायद, जगदीप एक्टर। एक्टर एक संभवतः तागे में हाँ हुआ है वो पूरा गाना, लेकिन वो बहुत हाँ। अच्छा 3 मिनट का गाना है, और बड़ा सुंदर है। फिर मैंने उसको कई बार सुनता हूँ अपनी इच्छा से। और वो क्या हुआ था जब हम भोपाल गए थे ना, जी जी। बापू के साथ, ये जो गाने के, ये जो विनय जी से बात हो रही है, हाँ हाँ तब हम लोग जब वापस आ रहे थे तो जगदीप, मतलब आप समझे ना जगदीप हाँ, कौन, जो एक कॉमेडियन कॉमेडियन थे, कॉमेडियन। तो वो हमको एयरपोर्ट पे मिले। हाँ हम लोग बम्बई आ रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे। हाँ हाँ। तो वहां जगदीप ने यही गाना जोर जोर से गाना शुरू किया कि ये प्रदीप जी है, ये प्रदीप जी है करके। वो हाँ उनका एक स्टाइल है जगदीप जी का। हाँ। तो एक वैसा हुआ। एक वो गाना मुझे जो बहुत उस पर भी आपने बहुत इमोशनल टच बताया था, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। वो जो बड़नगर वाला मामला जो हुआ, हाँ संबंध फिल्म जो बनी हाँ एस हाँ मुखर्जी की, हाँ हाँ। तो जब फिल्म बन रही थी, उसी वक्त, उसी दौरान ये घटना हुई। बहुत ही, मतलब ये एक ऐसी घटना जो मेरे बापू ने कैसे उसको सहन सहा, वो मैं नहीं जानती हूँ। समझ सकता हूँ। माता पिता की हत्या हो गई हाँ, बड़नगर में। नहीं। और हाँ, और तब ये फिल्म बन रही थी संबंध। जी जी। जितने भी गीत आए उसमें, और स्पेशली चल अकेला, ये क्या आपके वहां डेजी है क्या? हाँ, इसको मैं कहता हूँ कि चुप रहे। तो आप मुझे कहते हैं कुत्ते बिल्ली, आपके वहां भी तो आवाज आ रही है। हाँ, तो सॉरी, अभी ये जो सीरियस मामला है, जी जी। तो फोन आया कि माता पिता को सांप ने काट लिया है हाँ बड़नगर से। हाँ तो सांप ने काट लिया, तो अब वो नहीं है। और फिर बापू गए, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उनकी हत्या हो गई थी। हाँ, हुआ क्या था। हाँ, हुआ इस क्या तरह से था। पहले लोग समझदारी की बात करते थे कि सच तुरंत नहीं हाँ बताते थे कि आदमी हाँ, क्या उसका रिएक्ट करेगा। दुनिया में नहीं है बताया, लेकिन ये बताया कि सांप ने काट लिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक दिल दहलाने वाला एक किस्सा था उनके लाइफ में, और उस वक्त संबंध फिल्म बन रही थी। जी तो जी। जितने भी गीत हैं आप सुनेंगे, स्पेशली चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रही, उसमें आपको दुख और दर्द का एहसास होगा। बिल्कुल होता आप है। सिर्फ अगर, हाँ, आप जब भी ये गाना सुनेंगे, आपको हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, लेकिन जो दुख और दर्द उनके हृदय में था, अंधेरे में जो बैठे हैं, या ये खुशी लेके मैं क्या करूं, आप संबंध के सब गाने सुन लीजिए।
जी जी जो दिया था तुमने एक दिन। तो ये क्या हुआ कि एस मुखर्जी इसके प्रोड्यूसर थे। जी जी। उन्होंने बापू को पूरी छूट दे दी थी। उसमें पूरा मतलब जो लिखना चाहो उसमें कभी भी उनका कोई इंटरफियरेंस नहीं था। हम्म। तो बापू ने जो भी लिखा वो एक हृदय से, दुख का जो एक वो था ना, वो पूरा उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, दुख का। तो चल अकेला का भी वही बात है। और खैर वो एकला चलो के ऊपर तो है ही है, लेकिन चल अकेला का रीजन यही था लिखने का। उसको बहुत बहुत बड़ा दर्शन है जीवन का। और अंततः इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। और वो यात्रा कहाँ से कहाँ तक अनंत की होती है इसका कुछ पता नहीं। खिलौना बिछोना धरती को कर दे अरे आकाश उड़ ले। बहुत अच्छी अच्छी उपमा है, मतलब याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। सचमुच ये पूरा का पूरा। और अच्छा खास तौर से ये फिर ऐसे ऐसे भावनात्मक गाने, फिर कुछ भक्ति से जुड़े हुए धार्मिक फिल्मों के गाने, पौराणिक फिल्मों के गाने। जय संतोषी माँ तो देखिए, शोले के बराबर कारोबार करने वाली सुपरहिट फिल्म थी। एक ही वक्त में रिलीज हुई दोनों फिल्में, जय संतोषी माँ और शोले। दोनों का अलग अलग बजट था, लेकिन दोनों की सफलता एक से बढ़कर एक। और ये सफलता सभी लोग श्रेय देते हैं कि गीतों को। गीतों को देखिए बिल्कुल। हाँ, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा श्रेय जो गीतों के ऊपर ही ये फिल्म ज्यादा चली। हम्म। और आज भी आप कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी धार्मिक उत्सव होगा तो ये गाना जरूर बजेगा, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। हाँ। और खुद उन्होंने भी एक गाना गाया था, यहाँ वहाँ। महेंद्र कपूर जी यहाँ ने एक वहां बार गाया था, जाता। एक बार उन्होंने गाया था। कि मुझे हाँ याद हाँ। है, मैं उस समय छोटा तो था, मतलब बहुत छोटा भी नहीं था। 9-10 साल का था, 10 साल का। तो अपने छोटे भाई बहनों को लेकर गया था। घर के पास की सिनेमा घर में लगी थी वो फिल्म। और उस फिल्म की सफलता का ये आलम था कि आसपास के गांव से लोग बैलगाड़ी में बैठ के आते थे। और 2-3 दिन में जिस समय उनको टिकट मिलेगी तब देखेंगे, लेकिन वो रहते वहीं थे। रहते वहीं थे। हाँ, ये वातावरण मैंने किसी फिल्म का नहीं देखा जो उसका देखा। संगीत सिनेमा, रंगभर सिनेमा के परिसर में बैलगाड़ी लोग, गांव के लोग, ग्रामीण लोग अपना परिवार के साथ, कि जो हाँ जो इतनी भीड़, हाउसफुल रहता था हर शो। तो उनको हाँ। लगता था कि और आज नहीं तो कल। हाँ, कभी तो मिल जाएगी टिकट। और आरती उतारते थे लोग, पैसे डालते थे हम्म। उस वक्त। आरती आरती होती थी संतोषी माता की। हाँ। मतलब ये कोई पेड इवेंट्स नहीं थे, ये सही थे। आजकल जो मार्केटिंग वाली बात है वो नहीं थी। नहीं थे। ये लोगों का अपना खुद का ये एक वो था। सही बात वो। और हाँ आप देखिए ना कि उसको, उसमें बिल्कुल ऐसे सितारे काम कर रहे थे जिनकी पहले से कोई बड़ी पहचान नहीं थी। कई बार जैसे मैंने आपसे वो बेला बोस जी के बारे में बात की, उनको मैं हाँ। अपनी मेमोरी से कितना पुराना पहचानता था कि वो छोटे छोटे बहुत रोल में और बहुत सारे गानों में हम्म छोटे छोटे डांस करती थी, फिर कैसे वो इतनी बड़ी हो गई। एक लंबा हम्म कंट्रीब्यूशन उनका इतना बड़ा। हम्म। जयश्री बहन लिखते हैं कि सूरज के ऊपर जलने के लिए एक ही कवि है जिन्होंने लिखा है। हाँ, सूरज हाँ रे जलते रहना। हाँ हाँ। तो सूरज की पीड़ा महसूस की बापू ने। सही बात। तो हाँ जी, बेला बोस की आप बात कर रहे हैं, सही बात है। और कानन कौशल भी उसी के बाद में उनकी ज्यादा एक हाँ, पहचान बनी। पहचान बनी। ये सब अपने समय के रेयर कलाकार थे। और बाद में फिर वो कई सारी पौराणिक फिल्मों में काम करते रहे। उस समय हम लोगों को भी, हमारे माता पिता जो, एक तो खैर सिनेमा देखना अपने आप में बिगड़ जाना होता था, कि सिनेमा देखने का शौक या सिनेमा की बात भी कर देना, मतलब ये कि ये अब बेरास्ते चल पड़ा है। और वो हम्म पौराणिक फिल्में देखने की इजाजत थी, तो हमने सब तारामती, हरिश्चंद्र, महाभारत और बालक ध्रुव वगैरह, ये सब, हरिदर्शन, हरिदर्शन में भी उनके गाने लिखे हुए हैं। हरिदर्शन। अभी हरि अभी 2-3 दिन पहले जी जी ललित पंडित है ना, ललित म्यूजिक डायरेक्टर। जी जी। जतिन ललित। जतिन जतिन ललित वाले ललित। ललित जी जी। हाँ हाँ। हाँ, मतलब जतिन ललित जो है ना, वो हाँ। उसमें से एक भाई है ललित। तो उनका फोन आया, जी जी। बोलते हैं मितुल जी मैं अभी हरिदर्शन देख रहा हूँ, और कवि प्रदीप जी के क्या गीत हैं। और वो उन्होंने हाँ। गाना शुरू कर दिया फोन में, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। मुझे याद है मास्टर सत्यजीत उस पे एक्टर था। और हाँ, रंधावा उसमें बने थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। मुझे, मेरी मेमोरी देखिए आप, मुझे याद। हाँ हाँ हाँ।
तो वो उसके फिल्म के गीत भी सब बहुत पॉपुलर हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है बचाने वाला, भगवान, हरि के है भरोसे ना। हाँ को गाड़ी, हाँ, हरि ये के सबको याद भरोसे है। बार को। तो कल्याण जी आनंद जी का उसमें म्यूजिक अपना था। हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। दो दीन दयाला। तो आज भी वो बच्चों के लिए पूरे वो गीत है ना, बच्चों के गाए हुए हैं। वो तो जी बच्चा ही था तो बच्चे, हाँ बालक बालक के जी। सब, हाँ। तो बहुत अच्छे गीत हैं ये सब। और वो भी आजकल बहुत मैं सुनती हूँ आजकल। तो ललित ने भी मुझे फोन करके बोला कि देखिए कितने अच्छे अच्छे गीत हैं। मैंने बोला ये तो सही है, देखिए कौन कौन कहाँ कहाँ से याद करता है। आप देखिए, मैं हालांकि उनको उस तरह से स्मरण तो नहीं है, लेकिन जिस समय भी मैंने देखे थे वो घड़ी की वजह से हम लोग अलमारी में कोई किताब या कोई कपड़ा टहा के रख देते हैं, वैसा स्मृतियों में रहता है और याद आता है, क्योंकि ये सब चीजें मिटने वाली नहीं है। हमारे पास हम्म। दो दो तीन मिनट का समय है नितिन जी, और ओह। ऐसा पता ही चला कि समय एकदम पूरा होता चला आ रहा है। हाँ। और बात तो बहुत सारी हो सकती थी। हम्म। अभी लेकिन अच्छा लगा। हम्म। आप अभी अब ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाली हैं, ये आपने अपना इरादा हाँ। बताया। उन सब वो सब हाँ। बच्चे जो नहीं आ सकते हैं, तो अब तो ये हाँ। सब सुविधाएं हो गई हैं ऐसी कि आप एक ही वक्त में एक लैपटॉप से हम्म। जूम जूम के माध्यम से कई लोगों हम्म। को जोड़ सकते हैं, उनको थ्योरी पढ़ा सकते हैं, उनको कुछ प्रैक्टिकल भी बता सकते हाँ। तब अब शुरू हो जाएगा अगले महीने से, मतलब इसी महीने से, हैं। हाँ, गर्मी में, जुलाई से। गर्मी के महीने में छुट्टी रखनी थी वैसे भी आप ना, मई मई जून में। नहीं नहीं, मैं मई में तो मेरे सबसे ज्यादा बच्चे आते थे, अच्छा, गर्मी वेकेशन में रहता आते थे। था। अच्छा अच्छा, वेकेशन में हाँ। आते थे, हाँ। हाँ। वो तो गर्मी की छुट्टियों में, तो इस वो बार गर्मी की छुट्टियां चली गई। हाँ, वो अब प्रभावित हुआ। अब घर में बैठ के ये सब करेंगे, और वो भी करेंगे अच्छे से। हाँ नहीं, ये अब ये सब, ये भी इस कोरोना काल की एक उपलब्धि है कि जितनी तेजी से ये संकट आया, उतनी तेजी से एक रिफ्लेक्शन जैसा हुआ कि हम सबके सामने कैसे पहुंच सकते हैं, उसके उपाय निकल आए। हाँ। ये अब इंस्टाग्राम वही में इस तरह कोरोना ने बात कर कुछ, पाना। हाँ, नई नई चीजें सिखाई जो हाँ मैं कभी नहीं करने वाली थी। तो मैंने वो शुरू कर दिया अब। हाँ, ये भी है, आप उस मामले में हाँ। बिल्कुल तल्ख और सख्त भी हैं कि नहीं है तो नहीं। टेक्नोलॉजी से दूर रहते थे। तो अब वो शुरू हो जाएगा सब। जी जी, कभी कोई और मौका होगा तो हम दोबारा फिर इस बात को और आगे जारी रखेंगे। अभी मैं हाँ। आपका बहुत आदर और के साथ आभार लेकिन व्यक्त जो जो करता हूँ। हमारे साथ जुड़े उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सब लोग जो जो हमारे पहचान वाले जुड़े, हाँ और हाँ कोई नए लोग भी जुड़े, तो जुड़ते रहिएगा आगे भी। जी, रचना जी कह रही है, रचना सेन गुप्ता जी, एंजॉयिंग योर इंटरव्यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। और ये देखिए अविनाश अविनाश पांडे जी जी क्या कह कह रहे रही हैं। है, जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप इसके साक्षी हुए इस बातचीत के। और हाँ, पूरा कुछ हम सुना उन्होंने। कुछ कुछ रचनात्मक बातचीत कर पाए, बापू के संबंध में, मितुल जी के अपने क्रिएशन के संबंध में, बा के संबंध में, बड़नगर के संबंध में। तो देखिए ये जो, सभी अपने लोग हैं जो याद करते हैं, है ना। जी, और ये किसी किसी को नहीं पहचानती हूँ, उनसे भी आज मुलाकात हो गई सच हाँ, सुंदरलाल सुनीता मालवीय बुद्धि जी हैं। राजा। हाँ, हाँ। सुनीता बुद्धि राजा जी बहुत बड़ी क्रिटिक हैं, इनकी अनेक किताबें संगीत विश्लेषण के साथ आई हैं। हाँ। 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 और सो सुंदरलाल मालवीय जी लवली। उज्जैन के गायक हैं, माच माच के अच्छा। कलाकार भी हैं, और लोक गायक हैं, अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। और सतीश जी तो फिर हम सबके आदरणीय हैं, थिएटर में बहुत बड़ा उज्जैन में नाम है, हम लोग बड़ा आदर करते हैं हाँ। उनका। अभी देखिए कितना अच्छा हुआ सतीश भाई, आप ज्वाइन कर लिए। आज सवेरे उनसे बात हुई थी। जी 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 और ये आभार, ये अविनाश जी कह रहे जी हैं। जी 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 सतीश जी बहुत। आपने अच्छा किया, तो आई एम थैंकफुल टू यू। हाँ, दो वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले सतीश जी के घर हम गए थे, बंसीदा को लेके, बंसी कौल साहब को। तो एक अच्छा। लंबे गैप बाद मुलाकात हुई। हाँ। उज्जैन शहर में जो रंगमंच को लेकर जो बहुत सच्चा और सार्थक माहौल बनाने का काम हुआ है, वो उनकी बदौलत हुआ। बाकी तो खैर लोग सब जो कर रहे हैं, तो हम उन्होंने भी। मुझसे कहा था बाल मंच करते हैं वो, लेकिन उसमें मैं ज्वाइन नहीं हो पाई। जी सतीश जी भाई आगे करेंगे तो हम उसमें ज्वाइन करेंगे। अशोक जी, भाई थैंक यू सो मच।
अब हमको रिमाइंड है, 15 सेकंड बचे हैं, अब चलते हैं। ठीक है। बहुत आभार, बहुत आभार आपका। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत मजा आया, अच्छा रहा। बहुत। थैंक यू।